हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइव सेशन के दौरान बहुत सारे व्यूअर्स कंपनी का रिक्वेस्ट करते हैं, कंपनी के विषय में पूछते हैं। जो कंपनी के विषय में मुझे पता चलता है मैं आपको व्यूअर्स को बता देता हूँ। और जो जो कंपनी के विषय, क्योंकि दोस्तों 6,000 से 7,000 अराउंड कंपनीज लिस्टेड है NSE BSE में, तो सारे कंपनी के विषय में पता करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो जो कंपनी के विषय में मुझे पता नहीं रहता है मैं डिटेल रिसर्च करके उसका वीडियो बना के डाल देता हूँ। ऐसे ही एक कंपनी है त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड का बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि त्रिवेणी टरबाइन में आपको बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। तो आइए शुरू करते हैं त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसका दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। और ये इसका इन्फॉर्मेशन पाने के लिए काफ़ी आपका थोड़ा टाइम आपको दे दीजिएगा ताकि आपको ये कंपनी का डिटेल आपको पिक्चर पता चल जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस। त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक सब्सिडियरी है। यह मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, उपकरण और समाधान बनाने और आपूर्ति करने का काम करता है। त्रिवेणी टरबाइन ने भारतीय नौसेना के लिए स्टीम टरबाइन का डिजाइन और निर्माण किया है। त्रिवेणी टरबाइन्स ने संयुक्त ताप एवं विद्युत इक्विपमेंट के लिए पहला भाप टरबाइन जनरेटर चालू किया है। तो ये था दोस्तों त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड का कुछ सिनॉप्सिस। अब आइए जानते हैं त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड का कुछ इतिहास, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, जिससे 1968 से अभी 2023-24 तक इसका क्या रहा स्थिति हम लोग जानते हैं। 1968 में इसने पहली बार पीटर ब्रदरहुड यूके के तरफ से टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत पहला स्टीम टरबाइन कंपनी ने उत्पादन और डिलीवरी किया, पहली बार 1968 में। 1973 में बेंगलुरु में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापना किया और शुरुआत किया वहाँ से, बेंगलुरु से। तो 1973 में ये हुआ दोस्तों। 1974 में पिन्या बेंगालम का नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, पिन्या बेंगालम का नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से पहला स्टीम टरबाइन डिस्पैच किया। 1978 में टरबाइन सप्लायर से सॉल्यूशन प्रोवाइडर में परिवर्तित हुआ ये कंपनी। 1980 में कंपनी ने सफलतापूर्वक इंडियन नेवी के लिए स्टीम टरबाइन बनाया, जो कि पहली बार इंडिया में वारशिप के लिए बनाया गया। ये पहला स्टीम टरबाइन जनरेटर था जो कंबाइन हीट और पावर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है दोस्तों। 1981 में क्रूड ऑयल पंप टरबाइन गियर सेट के लिए पहला रेट्रोफिट आफ्टर मार्केट बनाया गया। 1983 में कंबाइन हीट और पावर एप्लीकेशन के लिए चार स्टीम टरबाइन जनरेटर एक्सपोर्ट किया गया। 1990 में जनरल इलेक्ट्रिक के साथ टरबाइन पैकेजिंग एग्रीमेंट साइन किया गया दोस्तों। 1993 में GEC एल्स्टॉर्म साउथ अफ्रीका के साथ SA के साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया। 1999 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया। 2007 में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन किया गया दोस्तों। हाई स्पीड बैलेंसिंग वैक्यूम टनल बनाया गया 2007 में ही। और 2008 में CII एक्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के तरफ से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू एक्सेल अवार्ड मिला, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कंपनी के लिए। 2010 में दोस्तों अपनी सहायक कंपनी GE त्रिवेणी लिमिटेड यानी कि GETL, जिसे अब त्रिवेणी एनर्जी सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, के माध्यम से 30 मेगावाट से अधिक और 100 मेगावाट तक की क्षमता वाले सीन टरबाइनों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए GE इलेक्ट्रिक और उसके सहयोगियों के साथ एक संयुक्त जॉइंट वेंचर समझौता किया कंपनी ने। 2011 में त्रिवेणी के स्टीम टरबाइन व्यवसाय को त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड से अलग करके एक अलग कंपनी त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड बना दिया गया है। तो 2011 में ये कंपनी अलग हुई त्रिवेणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड से और इसको अलग एक कंपनी बनाया गया दोस्तों। 2017 में बेंगलुरु के निकट सोमपुरा औद्योगिक क्षेत्र में दूसरी अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सफलतापूर्वक चालू किया गया तथा सुविधा से पहला टरबाइन वितरित किया गया दोस्तों। 2022 में दक्षिण अफ्रीका की कंपनी TSE में 70% का इक्विटी हिस्सेदारी कंपनी ने एक्वायर किया। और 2023 में रिकॉर्ड संख्या में
स्टीम टरबाइनों का उत्पादन किया। तो एक रिकॉर्ड लेवल का प्रोडक्शन किया गया स्टीम टरबाइन का 2023 में। तो दोस्तों ये ऐतिहासिक इसका जो जर्नी है काफ़ी शानदार रहा है। बहुत चीज़ें इसने उपलब्धियां हासिल की। ये 1968 से लेकर 2023 तक अभी हम लोग ने डिटेल एनालिसिस किया। ये कंपनी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है श्री ध्रुव ए साहनी। ये चेयरमैन और एमडी है कंपनी के। कंपनी का ये जानते हैं शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, प्रमोटर के पास 55.84% शेयर है, एफआईआई वालों के पास 28.09% है, डीआईआई वालों के पास 11.49% है, पब्लिक के पास 4.59% है। सितंबर में एफआईआई वालों ने अपना स्टेक बढ़ा के 27.51% पहले था और अभी 28.09% तक पहुंचा दिया है। डीआईआई वालों में जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक को 11.66% से घटा के 10.81% कर दिया है। मगर जो नंबर ऑफ एमएफ है, म्यूचुअल फंड है, वो बढ़ा है, 23 से 24 हुआ है दोस्तों। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा पब्लिक का, इसका पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है। इसमें कंपनी को ध्यान देना होगा क्योंकि जितना पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है उतना मार्केट में अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दिखता है। तो इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा। एफआईआई थोड़ा ज़्यादा है 28.09, डीआईआई 11.49 और पब्लिक सिर्फ 4.59% है। प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा हिस्सेदारी है 55.84%। कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन मतलब डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, ये सारे चीज़ कॉर्पोरेट एक्शन में आते हैं। इस कंपनी का जो लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था वो सितंबर 8, 2024 को हुआ था, जिसमें कंपनी ने ₹1.30 पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि एक लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन है कंपनी का। और कंपनी का दोस्तों ये सब जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं कंपनी का सिनॉप्सिस भी हम लोग को पता चल गया, हिस्ट्री भी पता चल गया। और कंपनी ने 1968 से लेकर 1968 में कंपनी ने अपना ऑपरेशन को शुरू किया था और अभी 2023-24 तक का हम लोग सिनॉप्सिस इसका पता लगा चुके हैं दोस्तों। और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड का। और दोस्तों अब जाते हैं हम लोग कंपनी का जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो कंपनी का देखते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है कंपनी का। तो फाइनेंशियल साइड एनालिसिस करने के लिए पहले हम लोग जाते हैं 52 वीक हाई लो का जो प्राइस है कंपनी का। 52 वीक हाई लो है, 52 वीक लो है 351 रुपया और हाई है 885 रुपया, और ऑल टाइम लो है 30 रुपया और हाई है 885 रुपया। और अभी कंपनी का जो प्राइस चल रहा है 748 रुपया चल रहा है। तो कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा है मार्केट प्राइस पर शेयर में। ये कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाता है। कंपनी का परफॉर्मेंस बीते दिनों में काफ़ी अच्छा रहा है, इसके कारण से इसका मार्केट प्राइस पर शेयर भी बढ़ते ही गया है दोस्तों। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,778 करोड़ का है, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है, बड़ा कंपनी है ये। पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है 75.48, इसको कंपनी को अर्निंग बढ़ा के थोड़ा एडजस्ट करना होगा। सेक्टर का और ज़्यादा है 111.52। तो कंपनी का पी को घटाने के लिए एक ही तरीका है, कंपनी का अर्निंग बढ़ाना पड़ेगा। कंपनी का जितना अर्निंग बढ़ते जाएगा उतना पी एडजस्ट होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, 24 गुना है 24.78। इसका बुक वैल्यू सिर्फ 30 रुपया 19 पैसे का है। तो ये काफ़ी महंगा स्टॉक है वैल्यूएशन वाइज। फेस वैल्यू इसका 1 रुपया है। बीटा वैल्यू 0.74 है। बीटा वैल्यू 0.74 होने का मतलब इसका जो रिस्क है, ये स्टॉक का काफ़ी रिस्क कम है। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं जून क्वार्टर के हिसाब से सितंबर क्वार्टर में क्या ग्रोथ रहा सेल्स और नेट प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग जानते हैं। तो सेल्स जून क्वार्टर में था 463 करोड़ और सितंबर में है 501 करोड़। तो सेल्स में ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में जून क्वार्टर में था 80 करोड़ और सितंबर में हुआ है 91 करोड़। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि अच्छा एक संकेत दिखा रहा है फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का। अब आइए जानते हैं एनुअल कंपैरिजन में लास्ट ईयर मार्च 2023 में क्या स्थिति था और मार्च 2024 में क्या स्थिति रहा है। नेट कैश फ्लो -2 करोड़ था मार्च 2023 में और अभी प्लस में 1 करोड़ से कम है, मगर ये सफिशिएंट नहीं है दोस्तों। कंपनी को नेट कैश फ्लो बढ़ाने में ध्यान देना पड़ेगा। नेट कैश फ्लो का फॉर्मूला होता है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्लस कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ प्लस कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये तीनों जोड़ने के बाद जो फिगर बन के आता है वो फिगर को हम लोग नेट कैश फ्लो बोलते हैं, जो कि उतना कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 22.15 लास्ट ईयर मार्च में, और इस साल मार्च में ये बढ़ के हुआ है, मॉडरेट ग्रोथ हुआ है, माइल्ड ग्रोथ हुआ है 23.03।
सेटिस्फैक्ट्री है। 23% का ग्रॉस प्रॉफिट को अच्छा माना जाता है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 20.56, इसमें भी माइल्ड ग्रोथ आया है 21.78, फिर भी इसको अच्छा खासा ही माना जाता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 15.46 और इस साल ये है 16.28, थोड़ा माइल्ड ग्रोथ है मगर फिर भी ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.32 लास्ट ईयर था और इस साल है 28.04, तो ये इसमें भी ग्रोथ हुआ है नेटवर्थ में। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी अच्छा है, शेयर होल्डर को ये 28% रिटर्न देता है, ये बुक में है। और ये 28% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा है। जनरली आजकल का बाजार का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10 to 12% मैक्सिमम, जो कि ये अभी 28% दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर था 32.97% और अभी ये है 36.57%, ये भी काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट्स लास्ट ईयर था 14.37, ये बढ़ के हो गया है 16.27%, काफ़ी अच्छा है। करंट रेशियो मैंने पहले बताया दोस्तों 2:1 को स्टैंडर्ड माना जाता है। 1.86 था लास्ट ईयर और ये 1.99 इस साल है, तो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में करंट रेशियो। वर्किंग कैपिटल ये अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है कंपनी। क्विक रेशियो लास्ट ईयर था 1.51 और इस साल ये है 1.65, तो क्विक रेशियो को भी ये अच्छा खासा मैनेज कर रहा है। मगर क्विक रेशियो करेंट रेशियो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो होता है दोस्तों 1:1 का। कंपनी का जो डी रेशियो है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, लास्ट ईयर 0.00 था, 1 करोड़ से कम था और इस साल भी 1 करोड़ से कम है, तो डेप्ट लगभग ना के बराबर है कंपनी का, काफ़ी अच्छा स्थिति है। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जो इंटरेस्ट कंपनी डेप्ट में पेमेंट करती है उसके मुकाबले लास्ट ईयर अर्निंग था EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था 277 गुना और इस साल ये है 143 गुना। तो टाइम्स तो घटा है दोस्तों, मगर 143 गुना यदि कवर कर रहा है, ये काफ़ी मजबूत स्थिति है कंपनी का। एसेट टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर था 0.87, इस साल ये 1.11 है, तो ये भी बढ़ा हुआ है एसेट टर्नओवर रेशियो, मगर उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा कंपनी को। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर था 3.75, इस साल 4.03 है, ये बढ़ा हुआ है, तो टू सम एक्सटेंट ये सेटिस्फैक्टरी ही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन का जो रेशियो है, मैंने लाइव सेशन में भी डाला है। इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तो लास्ट ईयर ये था 37.33 और अभी ये है 43.74, तो इस हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा है दोस्तों। प्राइस टू सेल्स रेशियो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय सेल्स, लास्ट ईयर था 8.50 और इस साल ये है 10.32, तो दोस्तों इस हिसाब से प्राइस टू जो सेल्स रेशियो है ये बढ़ा हुआ है, जो कि एक ये वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है, तो ये थोड़ा महंगा दिख रहा है लास्ट ईयर कंपैरिजन में। EV डिवाइडेड बाय EBITD के हिसाब से और PS के हिसाब से, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सेल्स के हिसाब से। तो दोस्तों अब आइए कंक्लूड करते हैं कंपनी का सारा सिनॉप्सिस। फर्स्ट, कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स हम लोग पता लगाते हैं। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी का एक हिस्ट्रिकल लिगेसी है, वो स्ट्रेंथ है। कंपनी के मैनेजमेंट में काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, वो भी स्ट्रेंथ पॉइंट है। कंपनी का जो क्वार्टरली ग्रोथ हुआ है सेल्स और नेट प्रॉफिट में, वो एक स्ट्रेंथ पार्ट है। जितने भी हम लोग मार्जिन देखें, सारी मार्जिन्स में ग्रोथ है, भले माइल्ड ग्रोथ है मगर ग्रोथ है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। मगर कंपनी का अब नेगेटिव साइड, मतलब कि वीकनेसेस साइड भी हम लोग देखते हैं। वीकनेसेस में नेट कैश फ्लो, इसको मेंटेन करना है, नेट कैश फ्लो थोड़ा वीक है। PE रेशियो काफ़ी महंगा है, PE रेशियो को इसको एडजस्ट करना होगा। प्राइस अर्निंग रेशियो को थोड़ा बहुत ये आपका अर्निंग को बढ़ा के इसको एडजस्ट करना होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, इसको भी अर्निंग्स के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। बीटा वैल्यू इसका स्ट्रेंथ में आता है, बीटा वैल्यू रिस्क कम है स्टॉक में, 0.74 है बीटा। इसका स्ट्रेंथ मार्केट कैप भी काफ़ी ज़्यादा है, ये भी एक स्ट्रेंथ पार्ट है इसका। 23,778 करोड़ का, 23,778 करोड़ का मार्केट कैप है। तो दोस्तों ये सब था। अब वीकनेसेस में मैंने बताया नेट कैश फ्लो वीकनेसेस है इसका, PE रेशियो, PB रेशियो, तो ये वीकनेस पार्ट है। और EV EBITD भी वैल्यूएशन बढ़ा है, थोड़ा महंगा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान देना होगा कंपनी को। यदि EBITD बढ़ता है तो फिर कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाता है, तो अर्निंग के ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा। बाकी सारी चीज़ कंपनी का ठीक लग रहा है। अपॉर्चुनिटी में कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी के प्रोडक्ट के हिसाब से आने वाले दिन में कंपनी का जो अपॉर्चुनिटी है, डिमांड अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है नेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये सब चीज़ों में कंपनी ध्यान दे सकता है। अनलिमिटेड मार्केट है इसका, अनलिमिटेड डिमांड है।
और दोस्तों हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड होने के कारण से पॉलिटिकल फेवर डेफिनेटली कंपनी के पास होगा, ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। और कंपनी का और बाकी सारे चीज़ ठीक दे रहे हैं। थ्रेड्स में यही है कंपनी का कि जो बड़े कंपनियां हैं जो इसके कॉम्पिटिटर हैं, यदि कुछ कंपनी का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, यदि कंपनी उस हिसाब से न कर पाई, क्योंकि नेट कैश फ्लो काफ़ी कम है कंपनी का, जिस हिसाब से थोड़ा इसका वीकनेसेस दिखा रहा है कैश फ्लो मैनेजमेंट के हिसाब से, तो कंपनी यदि इसके ऊपर काम करेगी तो कंपनी का भविष्य मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये कंपनी के ऊपर मेरा व्यू पॉजिटिव है, मेरा ओपिनियन पॉजिटिव है। यदि आपने बाई नहीं किया है तो बाई कर सकते हैं, यदि होल्ड किए तो होल्ड करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी आने वाले दिन में अच्छा कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी दोस्तों ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है और एजुकेशनल पर्पज़ से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। बाकी आप अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से ज़रूर आप एडवाइस लें ताकि आपका रिस्क लेवल कम हो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कंपनी का मैंने बताया ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। गुड नाइट।